ये जो वीज़ा टाइप है ये स्टूडेंट प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा है। 2019 में 77,000 बच्चा वापस आया था। तो हम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने भी हो सकते हैं उसमें मैटर नहीं करता। जितने मर्जी हो सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। चाहे आपके 7 बच्चे हैं तो 7 बच्चों को भी साथ लीजिए। क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में पैल के बारे में, इसके लिए पैल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and today we are going to shoot the second podcast with Mr. Dheeraj Gandhi himself. हेलो एवरीवन। तो सर आज बात करते हैं एक ऐसे वीज़ा टाइप की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट्स हैं। वो लोग कहते हैं कि इसको फैमिली वीज़ा ही घोषित कर देना चाहिए। सर क्या है ये वीज़ा टाइप? ये जो वीज़ा टाइप है ये स्टूडेंट प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चाइल्ड वीज़ा है, जिसको हम फैमिली वीज़ा भी बोल देते हैं। इसमें मेन एप्लीकेंट होता है वो स्टूडेंट होता है, वो वहाँ स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। और कनाडा गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो और अगर आपका स्पाउस और आपका बेबी आपके साथ आना चाहता है तो आप उसको लेके आ सकते हैं। तो सर क्या इसमें एज लिमिट भी रहती है क्या कोई? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें अगर स्टूडेंट वीज़ा की अप्लाई बात करें तो इमिग्रेशन गुरुज की हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि 55 ईयर्स एज वाली का भी वीज़ा लेके दिए हैं हमने। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें ना एज लिमिट स्टूडेंट में तो है ही नहीं। अगर हम स्पाउस की बात करें उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो उसमें वीज़ा कैटेगरी का फ़र्क आ जाता है। जैसे अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की 5 साल से उम्र कम है तो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो डिपेंडेंट विजिटर वीज़ा होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती कि 6 महीने बाद बच्चे को वापस आना पड़ेगा। बट अगर 5 साल या 5 साल से ऊपर की एज है बच्चे की तो बच्चा स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल होता है कि वहाँ जाके वो स्टडी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये डिफरेंस है इन तीनों कैटेगरी का। तो सबसे पहले तो जो हमारा स्टूडेंट है उसके लिए हमारे को कोई लिमिट नहीं है, जो स्पाउस है उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जो उनका अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें 5 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा की है बस। बिल्कुल, ये 5 साल से कम है तो लाइक ही एंड शी इज़ एलिजिबल फॉर द डिपेंडेंट विजिटर वीज़ा। अगर 5 साल से ऊपर एज है या 5 साल एज है तो ही एंड शी इज़ एलिजिबल फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। ओके, तो सर क्या इसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है? कितनी रहती है? अगर फंड्स की बात करें, जैसे आपको पता है कि कनाडा गवर्नमेंट ने एक जीआईसी को लेके बड़ा चेंजेस करे हैं। जो जीआईसी जाती है 20,635 जाती है, $20,635। वो एक स्टूडेंट की अमाउंट है जो उसका लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ता है। अगर हम ऐड करने की बात करें, अगर स्पाउस साथ जा रहा है या उसका बेबी साथ जा रहा है तो मैं उसका एक फिगर आउट कर देता हूँ। वैसे कनाडा गवर्नमेंट ने उसका एक पूरा वो बना रखा है, पर हम फिगर आउट कैसे करते हैं उस चीज़ को। $55-90 आप ऐड करते चले जाओ पर डिपेंडेंट। तो उसके बाद आपका अगर वो 7 जने भी है तो 20,635 प्लस 5590 ऐसे ऐड करते चले जाओ तो आपका अपने आप ही फंड्स का आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितने फंड की ज़रूरत है। इवन ये तो है कनाडियन इमिग्रेशन के द्वारा, पर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो हम हमेशा बच्चे को कहते हैं कि आपने $20,635 अपने स्टूडेंट के भर दिए। हम चाहते हैं कि जब स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल लगे तो एटलीस्ट 7 से 10 लाख के फंड आप ऐड ऑन कर दो। अगर आपका बेबी भी साथ जा रहा है तो 5 लाख रुपए और ऐड कर दो। ठीक है ना। उसके बाद चाहिए आप जो ये कनाडा गवर्नमेंट वाला रूल है $5590 वाला, आप उसको ऐड करते चले जाओ। ठीक है। पर सर अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने भी हो सकते हैं उसमें मैटर नहीं करता। जितने मर्जी हो सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। चाहे आपके 7 बच्चे हैं तो 7 बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसके अंदर कोई? स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज यूजुअल, अगर हम बात करें कि आईएल्स की और पीटी की रिक्वायरमेंट क्या है तो पीटी की 60 ओवरऑल और आईएल्स की 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 और 5। बट इन केस ऑफ स्पाउस नेचुरली बात है कि बच्चा अगर मैरिड है तो उसने मिनिमम ग्रेजुएट कर रखा होगा। तो ग्रेजुएट की जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो 6.5 नो लेस देन 6 या 6 ईच है, या 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है जो MOI बेसिस पे भी एडमिशन दे रही हैं। तो ये उनकी आईएल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट होती है।
इवन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, अगर मान लो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे बच्चे ने +2 करने के बाद लाइक अपने मैरिज हुई है किसी की और उससे अपने अपने डिपेंडेंट को लेके जाना, तो उसमें उन्होंने एक स्लैब बना दिया है कि अगर जो +2 वाला बच्चा है अगर उसने बीएससी में एडमिशन लेगा कनाडा जाके, बीएससी नर्सिंग में लेगा या एलएलबी में लेगा, तो वो अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकता है, नहीं तो वो अपने डिपेंडेंट को लेके नहीं जा सकता अगर वो डिप्लोमा करने के लिए जा रहा है। सेम एज वेल हम आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करें, आफ्टर ग्रेजुएशन वो बच्चा अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है। अगर उसने अपने स्पाउस का वर्क परमिट लगवाना है तो उस केस में जो मेन एप्लीकेंट है उसको मास्टर करना ज़रूरी है। वो मास्टर के लिए जाए या डॉक्टरेट के लिए जाए या रिसर्च के लिए जाए तो ही वो एलिजिबल है अपने स्पाउस को और अपने बच्चे को एज ए डिपेंडेंट लेके जाने के लिए, इन केस ऑफ लाइक स्पाउस को ओपन वर्क परमिट एंड अगर बच्चा 5 साल से या 5 साल से ऊपर है उसका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसके जो मेन एप्लीकेंट है उसके पास मास्टर होना, मतलब मास्टर का कोर्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो नहीं लेके जा सकता। मतलब अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी होम कंट्री में जो है उसके बाद उसे एक डिग्री करने जाना है, पर डिप्लोमा नहीं करना। मास्टर करने के लिए जाना है, डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं है अगर यहाँ से वो बच्चा ग्रेजुएट है तो। और अगर +2 वाला बच्चा है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर +2 वाला बच्चा है तो +2 वाला बच्चे के बाद उसके पास लाइक बीटेक, बीई, बीएससी नर्सिंग, एलएलबी अगर इन कोर्सेज़ के लिए जाता है या बैचलर ऑफ साइंस अगर इन कोर्सेज़ के लिए जाता है तो +2 वाला बच्चा अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओपन वर्क परमिट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ओपन वर्क परमिट को अप्लाई करना है तो आपके +2 वाले बच्चे का कनाडा में ये कोर्स करना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर बच्चे ने वहाँ पे मास्टर में एडमिशन ले रखा है तो वो अपने स्पाउस को ऑन ओपन वर्क परमिट लेके जा सकता है और अपने बच्चे को एज ए स्टूडेंट वीज़ा लेके जा सकता है अगर उसके बच्चे की जो एज है वो 5 ईयर्स या 5 ईयर्स से ऊपर है। और अगर उसकी तब भी कम है बच्चे के तो वो विजिटर वीज़ा पे वो डिपेंडेंट विजिटर वीज़ा लेके जा सकता है। ठीक। ओके। और सर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में पैल के बारे में, इसके लिए पैल की भी रिक्वायरमेंट रहती है? अगर मैं बात करूँ लाइक मास्टर के लिए, सो कनाडा गवर्नमेंट ने बोला है जो बच्चा मास्टर करने के लिए जा रहा है उसको पैल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सो मास्टर वाले बच्चों को पैल करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ +2 वाले बच्चों को पैल की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, शायद आपका में भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता था कि अगर बच्चा अपनी फ़ाइल लगा रहा है मेन एप्लीकेंट और उसका स्पाउस भी है उसका बच्चा है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को या जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे कि अगर आपके स्पाउस है और बच्चा है और आप उनको इन फ्यूचर में साथ लेके जाना चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी अगस्त के बाद ये बोल दिया था कि अगर आप इन फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान भी है तो प्लीज़ अपनी फ़ाइल को साथ ही लॉन्च करें। मेरे पास एग्जांपल है, अभी एक गरिमा नारंग है, आई थिंक उसका अभी वीज़ा आया है विद इन 24 आवर्स, उसका स्पाउस और उसका वीज़ा इकट्ठा आया, तो उनकी फ़ाइल भी हमने इकट्ठी लॉन्च की थी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट है और साथ में उसका स्पाउस है उसका डिपेंडेंट, तीनों की फाइल आप इकट्ठे ही लॉन्च करने में ही बेनिफिट है। बिल्कुल। एक तो पहले क्या हो रहा था, पहले स्पाउस वीज़ा को 2 से 3 महीने लग रहे थे। हाँ। ठीक है, अगर वो स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल अकेले लगा रहे थे हम आफ्टर गेटिंग द वीज़ा ऑफ मेन एप्लीकेंट, बट आज की डेट में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन का रुख है, वो अगर फ़ाइल इकट्ठी लगा रहे हैं तो उसका वीज़ा एक 24 में आवर्स में, अगर नहीं तो मैक्सिमम 15 और 20 दिन में वीज़ा आ रहे हैं। और सक्सेस रेट क्या चल रहा है सर इसका? अगर बच्चे की प्रोफाइल जेन्युइन है, अगर बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और बच्चा अच्छे कोर्स के लिए जा रहा है और बच्चे की इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी है, फंड्स प्रॉपर दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे कनाडा 100% वीज़ा सक्सेस रेट दे रहा है। ठीक है। अब वो बच्चे परेशान होंगे जिनके मेन एप्लीकेंट ऑलरेडी कनाडा है और वो डिप्लोमा पे गए और उनके स्पाउस अभी यहीं पे है, जिनकी फाइल लॉन्च हुई है तो उनको 22 मार्च से पहले, तो उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में भी थोड़ा सा इमिग्रेशन लाइक जो 2018-19 कोविड से पहले होता था ना कि स्पाउस वीज़ा लिमिटेड आते थे, पहले एक बार रिफ्यूज़ल आ जाती थी, उसके बाद फिर अप्लाई करना पड़ा, फिर वीज़ा आती थी, तो वो वाला सिनेरियो आज दोबारा चल रहा है। अगर हम अकेले स्पाउस वीज़ा लगाने की कोशिश करते हैं
और पहले क्या होता था, अगर स्पाउस वीज़ा के साथ हम बेबी की फ़ाइल नहीं लगा सकते थे, उसमें सक्सेस रेट कम हो जाता था। आज फिर वही सिनेरियो दोबारा स्टार्ट हो चुका है कि स्पाउस वीज़ा, और अगर बच्चा वहाँ पे डिप्लोमा पे है, और क्योंकि अगर मेन एप्लीकेंट वहाँ पे डिप्लोमा पे है तो स्पाउस एलिजिबल नहीं है ओपन वर्क परमिट लगाने का, तो स्पाउस विजिटर वीज़ा अप्लाई करेगा। ठीक है। नहीं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा पे गया उसको कोर्स चेंज करना पड़ेगा, और तो जिससे बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बिकॉज अगर मान लो वो जनरल इनटेक के लिए पढ़ने के लिए गया, उसने डिप्लोमा लिया 2 साल का, और अब रूल चेंज है, अब बच्चे को अपने स्पाउस को बुला नहीं सकता अकॉर्डिंग टू रूल न्यू रूल्स। ओपन वर्क परमिट पे। तो बच्चा मजबूर है, बच्चा विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाता है यहाँ से अपने स्पाउस की, तो उसको वहाँ जाके वीज़ा कन्वर्ट कराने के लिए लीमिया लेना पड़ेगा या कुछ ऐसा, फॉर्मेलिटीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती ठीक है ना। और अगर आपके पास ऑप्शन है, आप मास्टर का प्रोग्राम स्विच कर सकते हो, तो डू दैट, कि आपको मास्टर का प्रोग्राम ले लेना चाहिए, चाहे सितंबर इनटेक के लिए ले लो, क्योंकि वो फीस तो वेस्ट है ही आपकी। सितंबर इनटेक के लिए मास्टर का प्रोग्राम लो, उसमें एनरोलमेंट लो, अपने स्पाउस और बच्चों की फाइल लगाओ और पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल हो। और सर दोनों में फ़र्क क्या है, स्पाउस विजिटर वीज़ा में, स्पाउस ओपन वर्क परमिट में? विजिटर वीज़ा कंडीशन है, लाइक 6 मंथ से ऊपर स्टे नहीं कर सकता। ठीक है। विजिटर वीज़ा पे वो काम नहीं कर सकता, विजिटर वीज़ा पे उसको इंडिया वापस आना पड़ेगा। ओपन वर्क परमिट पे उसको अनलिमिटेड काम कर सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 40 घंटे ही काम करना पड़ेगा हफ्ते में, वो जितना मर्जी काम कर सकता है। ओपन वर्क परमिट मीन्स किसी एम्प्लॉयर की कंडीशन के अंदर नहीं आता। ठीक है। लीमिया मीन्स वो किसी एम्प्लॉयर की कंडीशन में आता है कि 40 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता वो बच्चा, ठीक है, उनकी कुछ कंडीशन है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो एक्स्ट्रा पे होता है उनके लिए। तो ये लिमिटेशंस है। और ओपन वर्क परमिट है वो किसी की भी एम्प्लॉयर के नीचे नहीं है, वो चाहे एक एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकता है और ऐसे ही वो 4 एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है उसी वीक के अंदर। मीन्स 10 घंटे वहाँ काम मिला हुआ है, 10 घंटे वहाँ मिला हुआ, 10 घंटे वहाँ मिला हुआ, 10 घंटे वहाँ, तो ये चीज़ें कर सकता है। और विजिटर वीज़ा में कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, विजिटर वीज़ा में काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इलीगली तो कोई भी कर सकता है, नहीं वैसे नहीं। नहीं, ठीक बात है, इलीगली काम करना भी का। और सर एक बात इसके अंदर ये आती है कि क्या कुछ ऐसे प्रोविंस हैं सिर्फ जिनके अंदर ही हमें अप्लाई कर सकते हैं, या SOWP प्लस स्टूडेंट वीजा प्लस डिपेंडेंट, या पूरे कनाडा के लिए? पूरे कनाडा के अंदर रूल सेम है। एक सिर्फ क्यूबिक ऐसी प्रोविंस है जहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है GIC को लेके। अदर प्रोविंस में जो हमारी GIC जाती है वो 20,635 जाती है, क्यूबिक के अंदर 15,500 जाती है, ठीक है। बाकी सारा सिनेरियो सेम है। एक चीज़ का और फ़र्क है, जैसे दूसरी प्रोविंस के अंदर अभी रिक्वायरमेंट आई है पैल की। क्यूबिक एक ऐसी प्रोविंस है जिसमें शुरू से एक CAQ की रिक्वायरमेंट रही है। अच्छा। CAQ अप्लाई करना ही पड़ता था पहले भी, अब ये पैल की कंडीशन आ गई है, तो ये नहीं है भी क्यूबिक के अंदर CAQ भी अप्लाई करना पड़ेगा, पैल भी अप्लाई करना पड़ेगा। CAQ मीन्स पैल मीन्स CAQ इन क्यूबिक। बट अदर प्रोविंस के अंदर पैल की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, सबको पता है। और क्यूबिक के अंदर CAQ चाहे मास्टर करने के लिए भी जा रहा है तो भी बच्चे को CAQ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या सर ये CAQ एक जैसे पैल शुरू हुआ, ये क्यूबिक ने कब से स्टार्ट कर रखा था। क्यूबिक ने CAQ अप्लाई करता कि वहाँ से एक जो वहाँ की गवर्नमेंट है, क्यूबिक गवर्नमेंट है या जो स्टेट की गवर्नमेंट है, तो वो अप्रूवल देती थी, हाँ ये बच्चा हमारे पास सीट्स अवेलेबल है, ये बच्चा पढ़ने के लिए आ सकता है, ताकि वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख सके। ये आज दूसरी प्रोविंस ये आज रूल लेके आई है, जो IRCC को लेके आना पड़े मजबूरी करके, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा हो चुका था। उससे क्या कारण होता था, बच्चा सारा फोकस करता था टोरंटो पे। अब बच्चे को मना नहीं कर सकते कि टोरंटो क्यों आ रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्होंने पैल को लेके आए ताकि एक तो सारे टोरंटो फोकस रहे। टोरंटो के लिमिटेशन निकाल दी उन्होंने कि 2000 बच्चा ही यहाँ पे आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई टोरंटो में 2000 बच्चा आएगा, ब्रैम्पटन में 1500 बच्चा आएगा, मिसिसागा में 1000 बच्चा आएगा, ऐसे उन्होंने लिमिटेशन निकाल दी। एक तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, दूसरी एक उन्होंने एक और करा, इस पॉपुलेशन के साथ साथ उन्होंने कोर्स बेस्ड भी पहल कर दिया। अच्छा, मान लो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स बहुत सारा, अब बच्चा क्या होता था यार, राघव का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वीज़ा आया यार मैं भी वही करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे फोकस पढ़ना नहीं है, वो सारी दुनिया जानती है। इवन कि कनाडा IRCC भी जानता है कि वहाँ आना पढ़ना फोकस नहीं है, वहाँ फोकस है स्टडी, वीज़ा भी निकलना चाहिए, वहाँ पे अच्छी सेटिंग भी होनी चाहिए, और एक
मेरा दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा तो मैं भी वहाँ जाके पढ़ रहा था और सेम कोर्स में हो जाते ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है ना। सो कैनेडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखते हुए जैसे उन्होंने फिक्स कर दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 1000 रुपये लाएंगे, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम में हम 1000 रुपये देंगे, अर्ली चाइल्डहुड के प्रोग्राम में भी हम इतने पैसे देंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने हर एक कोर्सेज की भी एक लिमिटेशन कर दी भी, इस कोर्स में इससे ज़्यादा बच्चा ना आ सके ताकि दूसरे कोर्सेज भी बच्चे पढ़ सके और उनकी भी जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 15,000 बच्चा चला गया, मैं ओवरऑल की बात करूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अर्ली चाइल्डहुड में गया सिर्फ 500 बच्चा, तो ऑक्यूपेशन में तो अर्ली चाइल्डहुड की उनकी लेबर की तो जरूरत है ना। तो ये ना हो कि जब अर्ली चाइल्डहुड में उनको बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी, इस कैटेगरी का बच्चा चाहिए हमें, तो उसके बाद कहाँ से लेके आएंगे लेबर। फिर वही एज यूजल जो पहले होता था कि किसी को वही $15 पर आवर मिल रहा है और अर्ली चाइल्डहुड वालों को $30 पर आवर में, क्यों, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जनरली ये काम हुआ है। क्वालिटी एज वेल एज बच्चा वहाँ जाके परेशान ना हो। वहाँ पे ये ना हो कि जब आईटी कंपनी ने एक इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वहाँ पे 10,000 बच्चा पहुँच रहा है, और जब एक नैनी टाइप के कोर्स के लिए किसी बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वहाँ पे सिर्फ 1,500 बच्चा पहुँच रहा है। तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि उनकी मजबूरी ना हो बच्चों को लेना, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे उनके बच्चों को भी तो लेकर ना। जैसे यहाँ पे होता था, जब मैं अगर 2011 बीटेक करने के बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा नवीन जिंदल जी का आईटी कंपनी भी है, तो उनका मेरा गुड़गांव में एक इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो हम वहाँ पे सीट्स थी मेरे ख्याल से 50, हम वहाँ पे पहुँच गए 2,000 बच्चा हम वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, अब इतने बच्चों का इंटरव्यू कैसे होता। तो उन्होंने एक ना फ़िल्टर करना स्टार्ट करा। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस करा कि जिस बच्चे की बीटेक में कोई बैकलॉग है वो एलिजिबल नहीं है। 1500 बच्चे निकल गए, रह गए वहाँ पे। फिर उन्होंने एक और फिल्टर करा कि यार अपना जिस बच्चे के बीटेक में इतने % से कम है वो प्लीज़ चले जाए। फिर और निकल गए। अभी उनको लगा भी, तब भी 1000 बच्चा वहाँ पे रह गया। अभी भी लगा यार 1000 बच्चों का इंटरव्यू क्यों लेगा, तो उन्होंने फिर उस चीज़ को और फिल्टर करना स्टार्ट करा +2 के साथ, 10th के साथ। तो वो जाते जाते बच्चा वहाँ पे 200-300 रह गया, तो फिर उनका इंटरव्यू लेने। ऐसे ही हर एक एम्प्लॉयर के साथ होता है, जितना ज़्यादा बच्चा होगा उतना मे बी ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए जो डिज़र्व नहीं करता था, या ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट ही ना हो जो डिज़र्व करता है। सो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कनाडा ने रूल बनाया। और मैं इवन ये भी कहना चाहूँगा, देखो मैं लाइक 10 साल से इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में हूँ, और मैं अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में 2008 से है। सो हम उनको भी देखते आ रहे हैं हमेशा। तो 2008 से इस लाइन में है वो, तो हमने देखा है कि यूके के रूल चेंज होते हुए, यूके उस टाइम पे वीज़ा नहीं देता था, 6 महीने का वर्क परमिट मिलता था। 2018 में आके उन्होंने वीज़ा फिर खोल ले, 2011 के बंद हुए, 2018 में खोले ना। बिल्कुल। तो कोई भी कंट्री हमेशा के लिए बंद नहीं होती, वो एक कंट्रोल लगाते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं। जैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ने फिल्टर लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ने फिल्टर लगाया हुआ, क्या लगा, लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा नहीं, क्यों नहीं आ रहे भी? आ रहे। अगर आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास उस लेवल के फंड्स अवेलेबल है, जेन्युइन 3 months ओल्ड, 6 months ओल्ड, फिल्टर्ड कैटेगरी में अगर आ रहे हो तो वीजा तो आ रहे हैं। लोगों ने कहा न्यूजीलैंड बंद हो गया, मैं तो नहीं कहता न्यूजीलैंड बंद हो, न्यूजीलैंड भी ओपन है, 6 महीने पुराने फंड है, प्रोफाइल लेगा, वीज़ा मैं लगवा के दूंगा। तो ऐसे बंद, कोई भी कंट्री बंद नहीं होती। कंट्रीज के लेवल बंद, वो थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कंट्री किसी भी इमिग्रेशन को कभी भी बंद नहीं कर सकती। ये एक इमिग्रेशन लेवल का एक रूल है। आप किसी भी बंदे को अपनी कंट्री से आने के लिए मना कैसे कर सकते हो? अगर रिक्वायरमेंट पूरी है तो। अगर रिक्वायरमेंट पूरी है, ठीक। अगर रिक्वायरमेंट, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फिल्टर लगाते हैं ताकि अभी हमारा बच्चा खराब बच्चा ना, हमें क्रीम चाहिए, बच्चा है, बिल्कुल। तो वो चाहिए तो वो फिल्टर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और सर अभी आपने एक बात की थी, क्यूबेक के अंदर जो है वो जीआईसी कम है, वो कितनी है और वो क्यों कम है बाकी प्रोविंसेस से? देखो वो उसका कारण नहीं है क्यों कम है। वहाँ IRCC और क्यूबिक गवर्नमेंट ये अलग अलग रूल फॉलो करती है हमेशा। अच्छा। IRCC कनाडा के अंदर ही 2 गवर्नमेंट रूल करती हैं। ऑलराइट। एक क्यूबिक गवर्नमेंट अलग रूल करती है और IRCC अलग रूल करती है। ठीक है। क्यूबिक गवर्नमेंट के इमिग्रेशन को लेकर अपने रूल्स हैं। इवन कि अगर मैं कनाडा में दूसरे प्रोविंस में जो रूल्स है और क्यूबिक गवर्नमेंट में जो इमिग्रेशन के अलावा दूसरे रूल्स हैं वो भी अलग है।
सो ये रूल अलग अलग करते हैं। क्योंकि क्यों लगता है, और कभी भी ये जो आपने बोला कि जीआईसी के लोग, ये डिसाइड होते हैं वहाँ के लिविंग एक्सपेंस को लेके। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, पहले तो दोनों जगह सेम थी, 10,000 वहाँ थी, 10,000 वहाँ थी। आज 15,500 वहाँ है, बट 20,635 वहाँ है। वो फर्क क्यों है? वो फर्क इसलिए वहाँ के लिविंग एक्सपेंस को लेके। अब धक्के से तो वो बढ़ा नहीं सकते ना, उसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। जैसे वो मार्क मिलर जी ने इसका रूल चेंज करा, वो उसके पीछे उनकी कैलकुलेशन थी। ठीक है। 20,635 हो जाने चाहिए, ना कि भी कनाडा गवर्नमेंट को नहीं कुछ मिलना। कनाडा गवर्नमेंट तो आपको जो पैसे दे रही है उस पर इंटरेस्ट भी वापस दे रही है। बिल्कुल। कनाडा गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है उस जीएसटी पहले को बढ़ाने वही वही वाली बात आ गई, 10,000 भी बच्चे के थे, 20,000 भी 635 भी बच्चे के है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइक एक कंट्री को लेके एक डी मार्केटिंग होती है। लाइक भी यार 20,635 जाओगे क्या यार, तुम जाओगे वहाँ पे पहुँचोगे, 20,635 तुमने पे करा, जैसे तुम वहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट कराते हो $81 आपके अकाउंट में आ जाते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपया। अगर आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, यू कैन सेंड दिस मनी टू इंडिया एज वेल। अब देख सकते हो कि अभी मुझे इतनी जरूरत नहीं है, और कनाडा गवर्नमेंट उसको समझेगी भी। $81 इसको दिए, इसने $2,000 अपने पास रखे, $6,000 अभी इंडिया भेज दिया, अगर जरूरत पड़ेगी वापस मंगा भी आ लेगा। सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड ईयर की फीस भी तो पे करनी है उसमें। ठीक है ना, वो वापस आ जाएगी। बट ये कह देना भी कनाडा गवर्नमेंट का इसके पीछे कुछ अपना फ़ायदा है, नहीं, मैं नहीं मानता इसके पीछे अपना कोई फ़ायदा है। इवन जब कनाडा गवर्नमेंट उस पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दे रही है, तो कनाडा गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? कनाडा गवर्नमेंट कहता है भी जो यहाँ के बच्चा परेशान हो रहा था वो परेशान मत होए, वो जो अपना बच्चा यहाँ आके गलत काम कर रहा था वो ना करे, वो जो बच्चे का रोना और उसका जो इंडिया में पेरेंट्स का परेशान होना, वो वाला लेवल, एक मेंटल प्रेशर कम हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, इवन बच्चे क्या काम करते हैं कोई बच्चा नहीं बताता। हम यहाँ पे इंडिया में जब भी बच्चों से मिलते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हर एक माँ बाप का बच्चा वहाँ मैनेजर है। ये सच्चाई है। बिल्कुल। जिसे पूछ लो भी साडा मुंडा उत्थे मैनेजर लग्या होया है, अच्छा नाल वाले दा मुंडा सुपरवाइजर कहते हैं और नाल वाले दा मुंडा की लग्या है, और लग्या होया है जी अपना उत्थे वेटर काम कर देगा। और दोनों जने सेम जगह काम कर रहे हैं। सो इत्थे दी सोच है कि भी ए दसना भी साडा मुंडा उत्थे वेल सैटल्ड है, वहाँ की सच्चाई कोई नहीं बताता। और अगर किसी को लगता है कि वहाँ पे शायद ऐसा कोई पेड़ लगा हुआ है कि जहाँ से हमने पैसे तोड़ने हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। चीज़ों को बच्चा कब परेशान होता है वहाँ जाके? बच्चा परेशान होता है जब यहाँ पे उसको उम्मीदें दिखाई जाती है, यहाँ वहाँ तो पता नहीं कौन सी खान है जो जाके उसने सिर्फ तोड़नी है और पैसा निकालना है। वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ एक्सपेक्टेशंस, राइट, एक्सपेक्टेशंस ऐसी बना देनी बच्चे की कि बच्चा वहाँ जाके सोच रहा है कि वहाँ जाके शायद एक पेड़ लगा जहाँ से मेरे को डॉलर को तोड़ना और अपने घर बेचना। ऐसा कुछ नहीं है। इवन राघव, मैं एक चीज़ को ऐड करना जरूर पसंद करूँगा यहाँ पे। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये भी चीज़ें देखी भी, जो बच्चे यहाँ पे वेल सेटल्ड है, लाइक दोज हु आर गेटिंग लाइक 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, एंड दे आर आल्सो थिंकिंग टू इमिग्रेट, हम वहाँ पे मूव कर जाते हैं। वो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक आप वाइट कॉलर जॉब को छोड़ के वहाँ जाके एक लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं आप, तो बच्चा परेशान होगा। बट हाँ, अगर थोड़ा सा बच्चा एक्सपेक्टेशन अपनी कम लेके चले तो शायद मैं ये नहीं जा रहा कि वहाँ पे मत जाएं। ठीक है, आज वो 2 साल परेशान होगा बच्चा, शायद 2 साल के बाद उसको उतनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और मिली भी है। लाइक जो बच्चे यहाँ से आईटी कंपनी को छोड़ के वहाँ जाके एक बार पढ़ने के लिए गए और 2 साल उन्होंने स्ट्रगल करा, आफ्टर दैट उन्होंने कनाडा में भी जाके आईटी कंपनी में ही जॉब ली है, और अच्छे सैलरी पे, जो यहाँ पे नहीं मिल सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जिनको लगा भी यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, कनाडा हम वापस चलते हैं। सो एक चीज़ ये भी होना कि भी हम वापस जा रहे हैं, वापस जाना। और ये तो 2018 की बात करो, 2018 में 70,000 बच्चा वापस आया था, 2019 में 70,000 बच्चा वापस आया था। कौन सा बच्चा वापस आया था? लोग कहते हैं वापस आया था, आया कौन सा था? आया था बच्चा जो ऑलरेडी पीआर ले चुके थे और सोचते हैं कि चले यार 1-2 साल अब रेस्ट करने चलते हैं इंडिया के अंदर, ना कि वो जो बच्चा वहाँ जाके यार मेरे से नहीं यहाँ पे काम होता, मैं वो बच्चा नहीं है वो वाला।
अब ये नंबर्स तो कैलकुलेट, ये नंबर्स तो बच्चे जो डी मार्केटिंग करते हैं इस इंडस्ट्री की वो दिखा तो देते हैं, बट उसके पीछे का सच नहीं बता सकते। और ये नंबर्स मेरे बनाए नंबर्स नहीं है, ये इमिग्रेशन की वेबसाइट्स के ऊपर गिवन है कि कितना बच्चा कितना वहाँ का बंदा, कनाडा बंदा इमिग्रेट होता है। इमिग्रेशन तो पता नहीं कब से चल रहा है। अब कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे जो पीआर लेके बैठे हुए कनाडा के अंदर ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कनाडा मूव कर रहे होते हैं, न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं। ये तो इमिग्रेशन तो एक प्रोसेस है और होता है, हर एवरी ईयर होता है, चाहे वो वेल सेटल्ड है चाहे कुछ ऐसे है। और ये बात कह देनी यार कनाडा बच्चा नहीं जा रहा है, कनाडा बच्चा वापस आ रहा है, ये सारे रॉन्ग एस्पेक्ट्स हैं। एक कंट्री की डी मार्केटिंग करने की कोशिश है। क्यों? कनाडा एजेंट्स का कहना है कनाडा से तो एजेंट्स का ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, क्योंकि कनाडा सबसे ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे कम कमाता है एजेंट। मोर ओवर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें कमीशंस बहुत ज़्यादा है, बट ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अंदर सबसे कम कमीशन, सबसे ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक एजेंट और एक कंसल्टेंट सबसे कम कमाता है। तो सर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक बात बताइए, टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा अगर एक स्पाउस वीज़ा के साथ एक स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल लग रही है सिर्फ 2 की, और अगर साथ में उसने अपने बेबी को लेके जाना है इन इंडियन रुपीज़? देखो 10 से 12 लाख उसकी फीस आती है। ठीक है। 12 लाख से 13 लाख उसका GIC आता है, 25 लाख हो गया। 25 लाख। एम्बेसी फीस आती है $235 स्टूडेंट की, जो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये। $340 जाती है स्पाउस की, जो लगभग 22 से 24 हज़ार रुपये। अगर मैं इसकी बच्चों की भी ऐड करूँ तो वो जाएगी $100, क्योंकि बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं होगा। 5-6 साल 12 साल तक उम्र है, 16 साल से पहले बायोमेट्रिक नहीं होता, 15 साल से पहले 16 साल से पहले बायोमेट्रिक नहीं होता बच्चों का। सो ये एम्बेसी फीस होगी। अगर मैं टोटल एम्बेसी फीस की बात करूँ तो ये लगभग होगी 50,000 रुपीज़। अगर 3 की बात करो तो 25,50,000 रुपये। तीनों का मेडिकल होगा वही अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये तीनों का मेडिकल होगा, 25-70। इसके अलावा हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब इसके अलावा अब स्पाउस के फंड्स दिखाने हैं, वो बच्चा साथ में जा रहा हो तो मैं कहता हूँ 10 से 15 लाख फंड दिखाओ आप, वो तो खाते में रहने। हाँ $20,635। सो अगर बच्चे के उनको अपने अकाउंट में कम से कम 35 से 40 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 25 लाख रुपए उनका 25 से 26 लाख रुपए उनका खर्च हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से भी 12 लाख उनको वहाँ जाके वापस मिल जाएगा। तो वही है, एक सिर्फ ट्यूशन फीस के ऊपर आप पूरी फैमिली वहाँ पे जा रहे हो। इसके अलावा क्या चाहते हो? बस जाने से पहले प्लीज़ कंसल्टेंट से कोर्सेज के बारे में जरूर पूछ लेना। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हो तो प्लीज़ मास्टर के लिए जरूर जाना, और अगर 12th जा रहे हो तो ग्रेजुएट के लिए जाएं, डिग्री के लिए जाएं, जिसमें BSc नर्सिंग होगी या अपना LLB होगी, BTech होगी, इन कोर्सेज तो अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। पहल की रिक्वायरमेंट है, कुछ कोर्सेज के लिए पहल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आफ्टर +2 भी। और अपना ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने बोल दिया कि मास्टर के लिए पहल की रिक्वायरमेंट है। बाकी जिस भी कोर्स के लिए बच्चा जा रहा है, चाहे वो PG डिप्लोमा के लिए जा रहा है, चाहे वो सिंगल है, तो उसको पहल लेना पड़ेगा। Okay, so thank you everyone for joining us here tonight. We'll see you in the next episode of the podcast series of Talk with TIG. Thank you so much.